नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 23 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है कोविशील्ड फाइन बट नॉट इंडियन सर्टिफिकेशन यूके। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविशील्ड ठीक है लेकिन भारतीय प्रमाणन नहीं यूके। एक अप्रत्याशित कदम में यूनाइटेड किंगडम ने मान्यता प्राप्त टीकों की अपनी सूची में भारतीय निर्मित कोविशील्ड को शामिल किया, लेकिन भारत में वैक्सीन प्रशासित करने वाले लोगों को दिए गए वैक्सीन प्रमाण पत्रों को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि यूके जाने वाले भारतीय यात्री अभी भी 10 दिवसीय क्वारंटीन नियमों के अधीन होंगे। दोनों देशों के बीच दरार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसे भारत ने भेदभावपूर्ण अभ्यास कहा है और इसके खिलाफ पारस्परिक उपायों की धमकी दी थी। यहाँ तक कि जैसा कि दोनों देशों के अधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे, ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन प्रमाणन पर चल रही चर्चा जल्द ही हल हो जाएगी, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर सका कि कब होगी। 4 अक्टूबर से अपनाए जाने वाले संशोधित यूके सरकार के नियमों के अनुसार 4 स्वीकृत टीकों एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोनटेक, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन के फॉर्मुलेशन जैसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, वैक्सजेवरिया और मॉडर्न टाकेडा स्वीकृत टीकों के रूप में योग्य हैं। हालांकि भारत अंबर देशों की सूची में बना रहा और उस सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायों को टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मान्यता दी गई थी। यूके ने कनाडा, डेनमार्क, एंटीगुआ और बारबुडा सहित 18 देशों को ग्रीन लिस्ट के लिए मंजूरी दे दी, जिससे उन देशों के पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को बिना किसी क्वारंटीन आवश्यकताओं के यूके जाने की अनुमति मिल गई है। नवीनतम यूके यात्रा मार्गदर्शन नियम और कोविशील्ड की मान्यता का अर्थ है कि ग्रीन लिस्ट देशों का एक यात्री जिसे कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया है वह बिना क्वारंटीन के यूके में प्रवेश कर सकता है, लेकिन भारत से कोई यात्री नहीं कर सकता है जिसे टीका लगाया गया है। यूके के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने बुधवार को एक साक्षात्कार में समाचार चैनल एनडीटीवी को बताया कि कोविशील्ड कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी कोविड के काफी मामले हैं जो प्रमाणीकरण पर हैं। श्री एलिस ने कहा कि यूके एनएचएस ऐप के अधिकारी और भारतीय अधिकारी जो कोविन ऐप से निपटते हैं उनके संबंधित ऐप और इस्तेमाल किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल के काम पर बातचीत कर रहे थे, यह समझाते हुए कि यूके अंततः भारतीय यात्रियों को स्वीकार करने के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रोटोकॉल खोजने की उम्मीद करता है, क्योंकि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। जाहिर है जिस तरह भारत को यूके पर भरोसा करना होगा, हमारे ऐप से यह सुनिश्चित करने के लिए यह ठीक लग रहा है, श्री एलिस ने ऐसा कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अपने ब्रिटिश समकक्ष एलिजाबेथ ट्रस से मुलाकात के एक दिन बाद विकास किया और यूके से कोविशील्ड वैक्सीन की स्थिति और भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिवसीय क्वारंटीन के मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है 50,000 रुपीज फॉर ईच कोविड डेथ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रत्येक कोविड मृत्यु के लिए 50,000 रुपए। गृह मंत्रालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने कोविड-19 से मरने वालों में से प्रत्येक के परिजनों को अनुग्रह सहायता के रूप में 50,000 रुपए के भुगतान की सिफारिश की है, जिसमें मरने वाले भी शामिल हैं। राहत कार्यों और तैयारियों की गतिविधियों में शामिल होने के दौरान वित्तीय सहायता दी जाएगी, बशर्ते कि मृत्यु का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित हो। यह पैसा राज्य आपदा मोचन कोष एसडीआरएफ से राज्यों द्वारा मुहैया कराया जाएगा। राशि का वितरण संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन द्वारा परिवारों को कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा निर्धारित मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में शिकायतों के मामले में जिला स्तरीय समितियों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMOH
अतिरिक्त CMOH या प्रिंसिपल या HOD मेडिसिन शामिल हैं। एक मेडिकल कॉलेज और एक विषय विशेषज्ञ आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार तथ्यों की पुष्टि के बाद कोविड-19 की मौत के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करना शामिल है। 11 पृष्ठ के हलफनामे में संलग्न NDMA दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यदि समिति का निर्णय दावेदार के पक्ष में नहीं है तो इसका एक स्पष्ट कारण दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को अधिवक्ता गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर एक फैसले में NDMA को निर्देश दिया था कि वह धारा 12(3) के तहत अनिवार्य रूप से कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करे, जो कि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार हैं। दिशा निर्देशों ने रेखांकित किया कि अनुग्रह राशि का भुगतान एक निरंतर योजना होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है ऑन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न्ड टू एशेज इन असम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व गैंडा दिवस पर असम में 2500 सींग जलाकर राख हो गए। बुधवार को वैदिक रीति रिवाजों के बीच पूर्वी असम के बोका खाट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के मुख्यालय बोका खाट में राइनो हॉर्न के दुनिया के सबसे बड़े भंडार को आग की लपटों में डाल दिया गया। विश्व राइनो दिवस के समय आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन मिथकों को दूर करना था जिन्होंने अवैध सींग के व्यापार और जानवरों के अवैध शिकार को प्रेरित किया है। वन्य जीव अधिकारियों ने कहा कि 1979 से अब तक 12 जिला कोषागारों में रखे गए 2623 सींगों में से 2479 गुवाहाटी से लगभग 240 किलोमीटर पूर्व बोका खाट के एक स्टेडियम में रखे लोहे की 6 बड़ी चिताओं में जलाए गए थे और ड्रोन से इनकी चिताओं को दूर दूर जलाया गया था। नष्ट किए गए लोगों में तस्करों और व्यापारियों से जब्त किए गए 21 नकली सींग और गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर से लाए गए 15 अफ्रीकी गैंडे के सींगें थीं। हमने इस महीने कार्यक्रम का आयोजन दुनिया को यह बताने के लिए किया था कि राइनो हॉर्न सिर्फ बालों का एक समूह है और इसका कोई औषधीय महत्व नहीं है। हम लोगों से इन दुर्लभ जानवरों को नहीं मारने या अंधविश्वास या मिथकों के आधार पर उनके सींग खरीदने का आग्रह करते हैं। ऐसा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद कहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफ्रीका में राइनो हॉर्न जलाए जाते हैं, लेकिन एक बार में इतने नहीं जलाए जाते। मुझे लगता है कि हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्राकृतिक रूप से या आपदाओं और दुर्घटनाओं में मरने वाले गैंडों से बरामद सभी सींग अब से हर साल जलाए जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक P शिव कुमार ने कहा कि अदालती मामलों में फंसे 29 सींगों को कोषागार में रखा जाएगा, जबकि 94 अन्य सींगों को प्रदर्शनी या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार संरक्षित सींगों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान के पास एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित करेगी। अधिकारियों ने बताया कि नष्ट किए गए सींगों का वजन 1305.25 किलोग्राम था, जबकि संरक्षित किए गए सींगों का वजन 131.05 किलोग्राम था। विनाश से पहले विशेषज्ञों ने उन कोषागारों में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके सींगों का अध्ययन किया था। प्रत्येक सींग को साफ किया गया था, तौला गया था, फोटो खिंचवाया गया और एक अद्वितीय बारकोड के साथ लेबल किया गया। DNA नमूनों को निकालने के बाद फिर से पैक और सील कर दिया गया। राख को काजीरंगा पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार मिहीमुख में प्रदर्शित करने के लिए एक आदमकद राइनो प्रतिकृति में संग्रहित किया जाएगा। श्री शिव कुमार ने द हिंदू को ऐसा बताया। घटना से पहले एक विस्तृत वैदिक अनुष्ठान किया गया था, जिसमें अंतिम संस्कार करना शामिल था। बुधवार की घटना पूर्वी भारत में जानवरों के शरीर के अंगों का दूसरा सामूहिक दहन था। इसके पहले 2005-2006 में पश्चिम बंगाल के चिलपथ जंगल अलीपुरद्वार जिला में गैंडे के सींगों और हाथी के दांतों का एक भंडार जला दिया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है आई ऑफर्ड टू क्विट वाज आस्क्ड टू स्टे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मैंने पद छोड़ने की पेशकश की
रहने के लिए कहा गया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें जारी रखने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं एक जीत के बाद जाने के लिए तैयार था, लेकिन हार के बाद कभी नहीं। मैंने 3 हफ्ते पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा। अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और मुझे पद छोड़ने के लिए कहा होता तो मैं छोड़ दिया होता। उन्होंने कहा, एक सैनिक के रूप में मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है और मुझे वापस बुलाए जाने के बाद पद कब छोड़ना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को एक और प्रचंड जीत दिलाने के बाद उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा था कि वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं और किसी और को मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं लड़ा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें विश्वास में लिए बिना गोपनीय तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं विधायकों को गोवा या किसी जगह की फ्लाइट में नहीं ले जाता। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं नौटंकी नहीं करता। और गांधी भाई बहन यानी कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों जानते हैं कि यही मेरा तरीका है। प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं, पर यह इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। मैं आहत हूँ। उन्होंने कहा कि गांधी भाई बहन काफी अनुभवहीन थे और उनके सलाहकार स्पष्ट रूप से उन्हें गुमराह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अभी अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं। आप 40 साल के हो सकते हैं और 40 साल के हो सकते हैं और 80 में युवा हो सकते हैं। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने अपनी उम्र को बाधा के रूप में नहीं देखा। बेअदबी और नशीली दवाओं के मामले में बादल और मजीठिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह कानून को अपना काम करने देने में विश्वास करते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है नीट फ्रॉड सीबीआई बुक्स कोचिंग सेंटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट फ्रॉड सीबीआई ने कोचिंग सेंटर बुक किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नागपुर स्थित एक कोचिंग सेंटर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के तरीकों को अपनाकर शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की व्यवस्था करने का मामला दर्ज किया है। विशेष सूचना पर कि 12 सितंबर को रांची और दिल्ली में 5 केंद्रों पर आयोजित नीट में वास्तविक छात्रों के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवार उपस्थित होंगे। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा दिल्ली ने परिमल कोट पल्लीवार के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो मेसर्स आर के एजुकेशन चलाते हैं। करियर गाइडेंस नागपुर में एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म जांच एजेंसी को सूचित किया गया था कि श्री कोट पल्लीवार ने उम्मीदवारों के माता पिता से संपर्क किया था और बड़ी राशि के लिए प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश की पेशकश की थी। माता पिता को 10वीं और 12वीं कक्षा के उम्मीदवारों के पोस्ट डेटेड चेक और मूल मार्कशीट को सुरक्षा के रूप में जमा करने के लिए कहा गया था, जो कि 50 लाख की सहमत राशि प्रदान करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि परीक्षा लिखने के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पहचान पत्र में तस्वीरों को मॉर्फ करके जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का तरीका था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। टाइटल है जज सेट्स अनयूजुअल बेल कंडीशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये थोड़ी रोमांचक न्यूज है। न्यायाधीश ने जमानत की असामान्य शर्त रखी। एक असामान्य आदेश में बिहार के मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला का शील भंग करने और बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोता है और इस्त्री करेगा 6 महीने तक। आरोपी को मुखिया, गांव के मुखिया या गांव के किसी सम्मानित लोक सेवक से काम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसे अदालत में दाखिल करना होगा। झंझारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने भी आरोपी को एक ही राशि के 2 मुकदमों में 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा। इससे पहले इस साल अगस्त में न्यायाधीश कुमार ने राज्य के निषेध कानूनों के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी थी कि उसने 3 महीने के लिए 5 गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान किया और उनके माता पिता ने इसे विधिवत प्रमाणित किया। उनके नवीनतम आदेश ने
19 अप्रैल से मधुबनी जिले के लौकाहा पुलिस स्टेशन में दर्ज पेशे से धोबी 20 वर्षीय ललन कुमार सफी की आभासी जमानत की सुनवाई का पालन किया। याचिकाकर्ता को मुखबिर या पीड़ित सहित मुखबिर के गांव की सभी महिलाओं के कपड़े 6 महीने तक मुफ्त में धोने और इस्त्री करने होंगे और 6 महीना पूरा होने के बाद मुखिया या सरपंच या गांव के किसी सम्मानित लोक सेवक से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसे संबंधित अदालत में दाखिल करना होगा। न्यायाधीश ने 16 सितंबर को अपने आदेश में ऐसा कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है WHO टाइटन्स ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक वायु गुणवत्ता मानदंडों को कड़ा किया। WHO ने 2005 के बाद से अपने पहले अपडेट में उभरते विज्ञान की मान्यता में वैश्विक वायु प्रदूषण मानकों को कड़ा कर दिया है कि स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। भारत में इस कदम का तत्काल प्रभाव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय परिवेश आयु गुणवत्ता मानक WHO के मौजूदा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सख्त मानकों को विकसित करने की दिशा में नीति में बदलाव के लिए मंच तैयार करता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है लेट वुमेन टेक NDA एग्जाम इन नवंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महिलाओं को NDA की परीक्षा नवंबर में देने दें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सशस्त्र बलों को हमारे पास सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरने के लिए प्रेरित किया ताकि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में प्रवेश की अनुमति दी जा सके, जिसकी परीक्षा इस साल नवंबर में होनी है। अदालत रक्षा मंत्रालय द्वारा एक हलफनामे में दिए गए एक बयान का जवाब दे रही थी कि उसके पास मई 2022 तक तैयार NDA में महिलाओं को शामिल करने के लिए तंत्र होगा। याचिकाकर्ता कुश कालरा के वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा और अधिवक्ता मोहित पाल ने इसका विरोध किया कि अगर प्रवेश परीक्षा मई 2022 में घोषित की गई थी तो वास्तविक परीक्षा सितंबर में होगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में महिला कैडेटों का वास्तविक समावेश तीनों सेनाओं का प्रवेश द्वार 2023 में होगा। जस्टिस संजय किशन कौल और BR गवई की बेंच ने कहा कि अब समय आ गया है कि सशस्त्र बलों ने कमर कस ली है और शुरुआत कर दी है। अदालत ने 18 अगस्त को अपने आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया कि महिलाएं 2021 में ही NDA की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी, जिसकी परीक्षा नवंबर में होनी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मंत्रालय ने अदालत से नवंबर 2021 की परीक्षा को पहले की तरह चलने देने का आग्रह किया बिना महिलाओं के इसीलिए। इसमें कहा गया है कि NDA में महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैन्य प्रतिष्ठानों को तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होगी। सशस्त्र बल हर चीज के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमारे पास सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है। हमें अपना आदेश जो कि 18 अगस्त को था को खाली करने के लिए ना कहें, जस्टिस कौल ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है PM अर्जेस म्यूचुअल कॉन्सेंट फॉर COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने पारस्परिक COVID-19 प्रमाण पत्रों के लिए आपसी सहमति का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर विदेशियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कई देशों के नियमों के विभिन्न सेटों को अपनाने के बीच वैक्सीन प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए, जिसने अभूतपूर्व व्यवधान पैदा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में अपने वीडियो टिप्पणी में श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत टीकों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इस बात पर जोर दिया गया कि कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखा जाना चाहिए। हमें महामारी के आर्थिक प्रभावों को दूर करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस अंत तक वैक्सीन प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए, श्री मोदी ने ऐसा कहा। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब UK ने एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड को
योग्य कोविड-19 टीकों में शामिल करने के लिए एक अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सलाह जारी की है, लेकिन भारत को एक अनुमोदित टीकाकरण सूची में 18 देशों से बाहर रखा गया है, जिसके लिए भारतीयों को निर्धारित नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। सोमवार को अमेरिका ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रणाली की घोषणा की, जिसके तहत नवंबर की शुरुआत से पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। महामारी के कारण अभूतपूर्व व्यवधान की ओर इशारा करते हुए श्री मोदी ने कहा, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी भी टीकाकरण होना बाकी है, इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन की यह पहल सामयिक और स्वागत योग्य है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देशों दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ का टाइटल है टेररिज्म नोज नो एज से NIA। NIA के अनुसार आतंकवाद की कोई उम्र सीमा नहीं होती। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की माओवादी लिंक के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोपी केरल के 2 युवा लड़के थे, जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को जवाब दिया कि आतंकवाद की कोई उम्र नहीं होती और नक्सली माओवादी बहुत तेज और चतुर लोग हैं, जिन्होंने अपनी पटरियों को ढक कर रखा हुआ है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय S ओका की पीठ के समक्ष उनकी जमानत के खिलाफ बहस करते हुए NIA के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे कार्ल मार्क्स को पढ़ाते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि थवा फासल और एलन शुहैब के 20वां दशा में मिले एक अपमानजनक सामग्री ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वे एक आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। आतंकवाद की कोई उम्र नहीं होती। आतंकवाद में शामिल युवाओं के पर्याप्त उदाहरण है। वे उन्हें युवा पकड़ते हैं क्योंकि वे उत्तरदायी हैं, श्री राजू ने ऐसा कहा। लेकिन अदालत ने तब विधि अधिकारी से पूछा कि UAPA की धारा 20, जो एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने की सजा से संबंधित है, को NIA चार्जशीट में दोनों के खिलाफ क्यों हटा दिया गया। NIA ने 2 युवकों और एक अन्य के खिलाफ एक आतंकी संगठन को जोड़ने और समर्थन करने के आरोप में चार्जशीट किया है। दोषी पाए जाने पर इन अपराधों में या तो जुर्माना या 10 साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि किसी आतंकी संगठन का सदस्य होना कहीं अधिक गंभीर अपराध है। इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने पूछा कि क्या आप मूल रूप से कह रहे हैं कि आप केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में मिली सामग्री की प्रकृति से ही किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है? क्या आपके अनुमान के आधार पर उन्हें महीनों तक जेल में रखा गया है, यह दिखाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री कहाँ है कि वे सदस्य हैं? श्री राजू ने कहा कि जांचकर्ताओं को जम्मू कश्मीर के लिए सशस्त्र क्रांति और स्वतंत्रता का आग्रह करने वाले साहित्य के वितरण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के भार के लिए 15 माओवादी नोटिस मिले। फसल के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथुराज ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी के समय पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी पर माधव गाडगिल की रिपोर्ट की एक प्रति के अलावा 2 युवकों पर कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी। शुहैब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता R बसंत ने कहा कि यह तथ्य कि अभियुक्तों पर केवल प्रतिबंधित संगठन को जोड़ने या समर्थन करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, पहले से ही माना जाता था कि वे संगठन के सदस्य नहीं थे। श्री बसंत गुरुवार को अपनी दलीलें जारी रखेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है असम गवर्नमेंट फ्लैग्स मिजोरम इंक्रोचमेंट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम सरकार ने मिजोरम के अतिक्रमण क्षेत्र में झंडे फहराए। असम वन विभाग की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मिजोरम की सरकार और लोग 1980 से 164.6 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ असम में भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच भूमि संघर्ष के केंद्र में सीमा के साथ 1318 वर्ग किलोमीटर इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट है।
सिलचर में मुख्यालय वाले विभाग के दक्षिणी असम सर्कल द्वारा तैयार रिपोर्ट किए जाने के एक पखवाड़े बाद जुलाई में संघर्ष ने हाल ही में 6 असम पुलिस कर्मियों के जीवन का दावा किया। रिपोर्ट के अनुसार सीमा को 9 मार्च 1933 को अधिसूचित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से इनर लाइनर को लुसाई पहाड़ियों की जिला सीमा के रूप में परिभाषित करती है। अविभाजित असम का एक जिला लुसाई हिल्स मिजोरम बना, पहला 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक राज्य के रूप में। असम और मिजोरम के बीच की सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, नालों और वाटरशेड जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के साथ चलता है। सीमा के केवल 2 हिस्से चट्टाचूरा पीक से लोंगई तक और रुकनी नदी से ढोलई नदी तक निश्चित प्राकृतिक विशेषताओं का पालन नहीं करते हैं। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। 1959 और 1960 में सीमांकन के समय सीमांकन कार्य में लगे असम सर्वेक्षण दल के शिविरों में से एक को स्थानीय मिजो लोगों द्वारा आग लगा दी गई थी और परिणाम स्वरूप टेंट, सर्वेक्षण उपकरण, आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे मूल्यवान सरकारी संपत्तियां नक्शे खाक हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंगला और लोंगई दोनों में अतिक्रमण की घटनाएं नवंबर 1985 में दर्ज की गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सिंगला के अंदर कलाकंद और शांतिपुर इलाकों के कुछ हिस्सों पर मिजोरम के सशस्त्र बलों की मदद से कब्जा कर लिया गया था और उन्होंने धीरे धीरे कुल 75 हेक्टेयर पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब फरवरी 2017 में असम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अतिक्रमणकारियों ने इन क्षेत्रों को बिना किसी कारण के छोड़ दिया, तो मिजोरम सरकार ने असम के वन कर्मियों को लगभग 2 किलोमीटर अंदर पीछे हटने के लिए मजबूर करके लोंगई रिजर्व फॉरेस्ट के तहत क्षेत्रों को नियंत्रित करना जारी रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तब से उन्होंने सागौन के बागानों, अस्थायी भवनों आदि का निर्माण करके लोंगई के भीतर 320 हेक्टेयर का अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिजोरम सरकार सड़क बनाने के बाद पूरे 2 किलोमीटर के हिस्से को नियंत्रित कर रही है। इसी तरह असम वन विभाग के हैलाकांडी डिवीजन में मिजोरम द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर लगभग 1000 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण कचूरताल में 425 हेक्टेयर और धौल चेरा में 575 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। मिजोरम ने अंतर्राज्यीय सीमा के 1933 के सीमांकन को खारिज कर दिया है। राज्य 1873 में एक विनियमन को मान्यता देता है, जिसे 1933 में असम के साथ गलत तरीके से तय किए गए क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है रिस्पॉन्सेस टू ट्रैवल फियर्स शुड इवॉल्व मिनिस्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यात्रा संबंधी आशंकाओं पर प्रतिक्रिया विकसित होनी चाहिए मंत्री। जैसा कि भारत और यूके भारत निर्मित कोविशील्ड की मान्यता और नई दिल्ली द्वारा अनिवार्य क्वारंटीन अवधि के बिना ब्रिटेन की यात्रा के लिए जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्र पर आगे और पीछे जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भय और व्यामोह कहा, जिसने महामारी के दौरान यात्रा करने के संबंध में दुनिया को जकड़ लिया है, जिसे विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि देश कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। ब्रिटिश और भारतीय सरकारों के बीच भारतीय वैक्सीन प्रमाण पत्रों की यात्रा और मान्यता की शर्तों पर मौजूदा आदान प्रदान पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यहां तक कि एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड के भी श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सामान्य अज्ञात का वातावरण विभिन्न देशों द्वारा अधिकांश निर्णयों को सूचित कर रहा था। इस महामारी के दौरान यात्रा के संबंध में भय और व्यामोह अधिक हैं। जैसे जैसे देश अधिक आश्वस्त होंगे, इन चीजों को उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार विकसित करना होगा, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय थी कि कुछ देश इस बात पर कड़ा रुख अपनाएंगे कि महामारी के बारे में अज्ञात होने के कारण उनकी चिकित्सा बिरादरी किसी टीके को स्वीकार करेगी, जबकि पहले WHO द्वारा अनुमोदन का उपयोग किया जाता था। श्री चंद्रशेखर अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर यहां भाजपा मुख्यालय में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 के बाद के आदेश में अधिक
नियम आधारित, पारदर्शी और लोकतांत्रिक भविष्य की तलाश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इसे आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यानी कि श्री मोदी ने विशेष रूप से पिछले 18 महीनों में न केवल महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बल्कि अन्य देशों द्वारा आतंकी खतरों और विस्तारवाद के बीच भी भारत का नेतृत्व किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है हेटेरो क्लियर टू मेक स्पुतनिक वी। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हेटेरो को स्पुतनिक वी बनाने की मंजूरी। भारत के दवा नियामक को सलाह देने वाली एक विषय विशेषज्ञ समिति ने हेटेरो बायोफार्मा के रूसी कोविड-19 स्पुतनिक वी के निर्माण के प्रस्ताव की सिफारिश की है। पैनल का निर्णय, जो टीके की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा, हेटेरो समूह के एक प्रस्ताव का पालन किया जिसमें नैदानिक परीक्षणों से अंतरिम सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी परिणाम शामिल थे। समिति, जो त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया के तहत कोविड-19 से संबंधित प्रस्तावों की जांच करती है, ने 16 सितंबर को अपनी बैठक में कहा। विस्तृत विचार विमर्श के बाद समिति ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए स्पुतनिक वी के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की। स्पुतनिक वी उन 3 टीकों में से एक है जिनका उपयोग भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने इस साल अप्रैल में इसे आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया था। हालांकि देश में स्पुतनिक वी के पायलट लॉन्च के 4 महीने बाद वैक्सीन केवल चुनिंदा शहरों और कस्बों में उपलब्ध है। हेटेरो उन फर्मों में शामिल है जिनके साथ रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड RDIF, जो वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का विपणन कर रहा है, ने विनिर्माण साझेदारी में प्रवेश किया था। हेटेरो बायोफार्मा को अनुमति देने की सिफारिश करते हुए समिति ने कहा कि नियामक प्रावधानों में PI उत्पादन सूचना SMPC सारांश जमा करने के अलावा समीक्षा के लिए चल रहे नैदानिक परीक्षण से सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा प्रस्तुत करने वाली फर्म शामिल होंगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है राजीव बंसल इज सिविल एविएशन सेक्रेटरी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राजीव बंसल नागरिक उड्डयन सचिव हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को 1 दर्जन विभागों के लिए नए सचिवों की नियुक्त करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारियों के फेरबदल को मंजूरी दे दी। एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। वह प्रदीप सिंह खारोला का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विशेष सचिव अनुराधा प्रसाद को गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात सचिव के पद से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। गोविंद मोहन को संस्कृति सचिव, के राजा रमन को दूरसंचार सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन को उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार सचिव नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है ग्रेटर ऑटोमेशन में लीड टू स्लैक इन लेबर मार्केट दास। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अधिक ऑटोमेशन से श्रम बाजार में आ सकती है सुस्ती, दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को नोट किया कि महामारी के बाद महामारी को शामिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती महामारी द्वारा प्रदान किए गए स्वचालन से आएगी। अधिक स्वचालन से समग्र उत्पादकता लाभ होगा, लेकिन इससे श्रम बाजार में भी कमी आ सकती है। हमारे कार्यबल के महत्वपूर्ण कौशल की मांग है ये, श्री दास ने अखिल भारतीय निर्माता संघ के एक वार्षिक सम्मेलन में वस्तुतः बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल डिवाइड के किसी भी उभरने से बचने की जरूरत है, क्योंकि महामारी के बाद डिजिटलीकरण की गति तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। अल्पावधि में इस तरह के कार्यबल की आपूर्ति को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त पाठ्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन में कॉरपोरेट्स की घनिष्ठ भागीदारी की आवश्यकता है। आर्थिक सुधारों पर उन्होंने कहा, निजी खपत के स्थायित्व को बहाल करना, जो ऐतिहासिक रूप से समग्र मांग का मुख्य आधार रहा है, आगे चलकर महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। इसका टाइटल है सोनी यूनिट
इन टॉक्स टू एक्वायर जी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जी का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही सोनी इकाई। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया SPNI और जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड जील ने कहा कि उन्होंने विलय के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जिससे जी के शेयर 32% बढ़ गए हैं। कंपनियों ने नेटवर्क, डिजिटल संपत्ति, उत्पाद संचालन और कार्यक्रम पुस्तकालयों को संयोजित करने के लिए एक विशेष गैर बाध्यकारी टर्म शीट में प्रवेश किया है। यह सौदा 90 दिनों की एक विशेष बातचीत अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान जील और SPNI आपसी परिश्रम करेंगे और निश्चित बाध्यकारी समझौतों पर बातचीत करेंगे। संयुक्त इकाई को भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा और पारंपरिक टीवी से डिजिटल भविष्य में उपभोक्ता संक्रमण का नेतृत्व करने के लिए बेहतर स्थिति पैदा होंगी। सोनी पिक्चर्स ने कहा, जील और SPNI के विलय से सभी कंटेंट जॉनर के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। संयुक्त कंपनी से जील और SPNI के बीच मजबूत तालमेल को देखते हुए सभी हितधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। SPNI की पेरेंट सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विकास पूंजी का निवेश करेगी, ताकि SPNI के पास प्रौद्योगिकी और सामग्री में संयुक्त इकाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने, तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स सेगमेंट में प्रसारण अधिकारों के लिए बोली लगाने की क्षमता और अन्य विकास के अवसरों का पीछा करने के लिए लगभग $1.575 बिलियन का नगद शेष हो। सोनी के साथ विलय की गई इकाई में SPI की बहुमत हिस्सेदारी होगी, जिसके पास बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा। जील के MD और CEO पुनीत गोयनका नई फर्म का नेतृत्व करेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। न्यूज़ का टाइटल है इन US गोटाबाया प्रॉमिसेस टू एंगेज तमिल डियास्पोरा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका में गोटाबाया ने तमिल प्रवासियों को शामिल करने का वादा किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के न्यूयॉर्क में हालिया बयान वह युद्ध के समय की जवाबदेही और द्वीप राष्ट्र में न्याय के लंबित प्रश्नों को हल करने पर चर्चा के लिए तमिल प्रवासियों को आमंत्रित करेंगे ने तमिलों के बीच आशा से अधिक संदेह पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के साथ रविवार को एक बैठक में राष्ट्रपति राजपक्षे ने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग ले रहे हैं, ने कहा कि श्रीलंका के आंतरिक मुद्दों को एक आंतरिक तंत्र के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। उनके कार्यालय की एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि इस संबंध में चर्चा के लिए तमिल प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा। घोषणा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति राजपक्षे की ओर से, जिनकी सरकार ने 6 महीने पहले कई तमिल प्रवासी संगठनों को अपने सदस्यों को आतंकवादी बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। राजपक्षे प्रशासन ने बार बार प्रवासी समूहों के लिए लिट्टे समर्थकों के रूप में संदर्भित किया। अक्सर उन पर टाइगर्स के अलगाववादी संघर्ष को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाता है। ग्लोबल तमिल फोरम GTF के प्रवक्ता सुरेंद्रन ने कहा, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। जब श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए तमिल लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति से मिलने का अनुरोध किया जाता है, तो उन्हें तुच्छ बहाने से टाल दिया जाता है। और अब न्यूयॉर्क से उन्होंने घोषणा की है कि वह हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तमिल प्रवासी श्री सुरेंद्र ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति राजपक्षे के अचानक परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए महीनों बाद उनकी सरकार ने GTF सहित संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया। जून में श्री राजपक्षे को तमिल नेशनल अलायंस TNA के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का कार्यक्रम था, जो युद्ध प्रभावित उत्तर और पूर्व के तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा संसदीय समूह है। बैठक की घोषणा ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह पहली बार था कि राष्ट्रपति 88 वर्षीय वयोवृद्ध नेता और त्रिंकोमाली जिला सांसद R संपतन के नेतृत्व में TNA से मिलने जा रहे थे, जो राजनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। तमिल प्रश्न के लिए मौलिक संवैधानिक सुधार के माध्यम से, लेकिन वार्ता के लिए संभावित नई तारीख पर अभी तक कोई घोषणा नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। इस बीच राजनीतिक पर्यवेक्षकों को तमिल डायस्पोरा के साथ राष्ट्रपति की संभावित चर्चा में आशावाद का बहुत कम कारण दिखाई देता है। न्यूयॉर्क में श्री राजपक्षे की हालिया टिप्पणी को एक मोड़ राजनीति बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार V थानाबल सिंगम ने कहा
कहा कि हालांकि तमिल प्रवासी समूह श्रीलंका के तमिल राष्ट्रीय प्रश्न के राजनीतिक समाधान के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एकजुट राजनीतिक ताकत नहीं है। आप उन्हें श्रीलंकाई तमिलों के प्रतिनिधि भी नहीं मान सकते हैं। उन्होंने श्रीलंका छोड़ दिया और कहीं और नागरिकता प्राप्त कर ली। श्रीलंका में तमिल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए प्रवासी समूहों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई समूह चरमपंथी पदों का समर्थन करते हैं। जब राष्ट्रपति देश के भीतर नरम तमिल आवाजों द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए अनिच्छुक लगते हैं, तो ऐसा क्या है कि वह प्रवासी तत्वों के साथ बात कर सकते हैं? श्री थानाबलसिंघम से पूछा। यह सुझाव देते हुए कि प्रवासी विदेशी निवेश जैसे मामलों पर लग रहे, जबकि प्रवासी श्रीलंका में किए गए सुलह प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, वे किसी भी राजनीतिक समाधान प्राप्त करने में प्रमुख शक्ति नहीं हो सकते हैं। यह विडंबना है कि राष्ट्रपति जो घरेलू समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, वे प्रवासी भारतीयों को शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। जब जातीय प्रश्न की बात आती है तो राष्ट्रपति को पहले तमिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि निर्वाचित तमिल प्रतिनिधि कई मुद्दों पर ज्ञात असहमति के साथ सरकार से संपर्क करने की स्थिति में नहीं है। सुसंगत दृष्टिकोण या मांग, यह हमारे तमिल लोगों का दुर्भाग्य है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है तालिबान वांट टू एड्रेस द वर्ल्ड एट यूएन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यूएन में दुनिया को संबोधित करना चाहता है तालिबान। मंगलवार को रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार तालिबान ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने के लिए कहा है और अपने दोहा स्थित प्रवक्ता सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में नामित किया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र में अनुरोध किया। मुत्ताकी ने सोमवार को समाप्त होने वाली महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बोलने के लिए कहा। श्री गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने मुत्ताकी के पत्र की पुष्टि की। इस कदम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत गुलाम इसाकजई के साथ एक तस्लीम की स्थापना की, जो पिछले महीने तालिबान द्वारा अपदस्थ अफगानिस्तान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। श्री हक ने कहा कि अफगानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सीट के लिए प्रतिद्वंदी अनुरोधों को 9 सदस्यीय क्रेडेंशियल समिति को भेजा गया था, जिसके सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। इस मुद्दे पर सोमवार से पहले समिति की बैठक होने की संभावना नहीं है, इसलिए यह संदेह है कि तालिबान के विदेश मंत्री विश्व निकाय को संबोधित करेंगे। तालिबान के राजदूत की अंततः संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए कट्टर इस्लामी समूह की बोली में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो नकदी संकट वाली अफगान अर्थव्यवस्था के लिए बुरी तरह से आवश्यक धन को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। श्री गुटेरेस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तालिबान की इच्छा ही एकमात्र लाभ है, जो अन्य देशों को समावेशी सरकार और अधिकारों के सम्मान के लिए दबाव डालकर, खासकर महिलाओं के लिए। हक ने कहा कि तालिबान के पत्र में कहा गया है कि श्री इसाकजई के मिशन को समाप्त माना जाता है और वह अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जब तक क्रेडेंशियल कमेटी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक श्री इसाकजई महासभा के नियमों के अनुसार सीट पर बने रहेंगे और वर्तमान में 27 सितंबर को बैठक के अंतिम दिन को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि तालिबान के पत्र के मद्देनजर कोई देश आपत्ति कर सकता है या नहीं। वर्ष के अंत से पहले महासभा की मंजूरी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की साख का आकलन करने के लिए समिति पारंपरिक रूप से अक्टूबर या नवंबर में मिलती है। राजनयिकों ने कहा कि समिति और महासभा आमतौर पर साख पर आम सहमति से काम करते हैं। समिति के अन्य सदस्य बहामास, भूटान, चिली, नामीबिया, सिएरा लियोन और स्वीडन हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस टू डोनेट 500 मिलियन फाइजर डोजेस टू पुअर कंट्रीज। चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका गरीब देशों को 500 मिलियन फाइजर खुराक दान करेगा। राष्ट्रपति जो बिडेन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वितरण के लिए फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 बिलियन खुराक खरीदने जा रहा है। गर्मियों से पहले ही 0.5 बिलियन फाइजर खुराक का वादा किया
किया गया था और जून में कम से कम 80 मिलियन ज्यादातर एस्ट्राजेनेका खुराक अन्य देशों के लिए प्रतिबद्ध थे। श्री बिडेन ने वर्तमान महामारी को समाप्त करने के लिए बुलाई गई एक आभासी वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, अमेरिका में अब तक हमने जो भी शॉट दिया है उसके लिए हम बाकी दुनिया में 3 शॉट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगले की तैयारी की जाए। शिखर सम्मेलन में विभिन्न सरकारी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और परोपकारी संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी शामिल होगी। 500 मिलियन फाइजर की खुराक अमेरिका में बनाई जाएगी और जनवरी में वितरित की जाएगी। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार रात संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका अगले साल जनवरी से सितंबर के बीच 80 करोड़ टीके भेजेगा। श्री बिडेन ने बुधवार को अपनी टिप्पणी के दौरान अन्य उच्च आय वाले देशों से अपने स्वयं के वैक्सीन दान वादों को पूरा करने का आह्वान किया। हम इस संकट को आधे उपायों या सड़क महत्वाकांक्षाओं के बीच में हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। श्री बिडेन ने ऐसा कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी भूमिका को निभाने की जरूरत है। सरकारें, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज के नेता, परोपकारी, हम सभी का योगदान है इसमें। श्री बिडेन ने दुनिया भर में टीकों का विस्तार करने के लिए EU-US साझेदारी की भी घोषणा की, लेकिन अपनी टिप्पणी के दौरान उन्होंने इसका विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देशों को दान करना चाहिए, गरीब देशों को टीके अधिक से अधिक मिलने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शिखर सम्मेलन में 3 क्षेत्रों में देशों से मापनीय प्रतिबद्धताओं को शामिल करना होगा। पहला टीकाकरण, उसका समान वितरण और प्रशासन, दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति, PPE और परीक्षण और चिकित्सा विज्ञान तक पहुंच, तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा वित्त पोषण तंत्र स्थापित करना। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रतिभागियों को शिखर सम्मेलन और कार्यों के एक सेट के लिए लक्ष्यों की एक सूची भेजी थी। इनमें से एक लक्ष्य में ऐसे देश शामिल हैं जो अपनी संबंधित आबादी के 70% को अब से 1 वर्ष के भीतर टीकाकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री बिडेन ने सुझाव दिया कि अगले साल की पहली तिमाही में प्रगति समीक्षा करने के लिए एक साथ आए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संकेतकों की दिशा में सामूहिक प्रगति की जांच करने के लिए इस वर्ष के अंत में अपने विदेशी मंत्री समकक्षों को बुलाया। एक और नाटकीय रूप से वैश्विक और क्षेत्रीय वैक्सीन निर्माण बढ़ावा देना, पारदर्शिता बढ़ाना है ताकि वैक्सीन उत्पादन और वितरण को अनुमानित और समन्वित किया जा सके। श्री बिडेन ने अमेरिका के भीतर सफल वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा, जबकि अमेरिका ने अपने लिए पर्याप्त से अधिक टीकों का उत्पादन किया है, यह अन्य देशों में निर्माण प्रक्रियाओं की कीमत पर आया है। ट्रंप प्रशासन ने रक्षा उत्पादन अधिनियम DPA लागू किया था, जिसके तहत अमेरिकी सरकार के आदेशों को प्राथमिकता मिलती है, जबकि बिडेन प्रशासन ने इस बात से इनकार किया कि वैश्विक विनिर्माण को DPA के लिए बंधक बनाया जा रहा था। इस साल अप्रैल में उसने भारत में वैक्सीन फिल्टर के अपने ऑर्डर को डाइवर्ट कर दिया, जो कि कोविड-19 की एक उग्र दूसरी लहर का अनुभव कर रहा था। उन्होंने कहा, जब अन्य देशों में भी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, हमें भी करना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि क्वाड वैक्सीन पहल 2022 के अंत तक वितरण के लिए भारत में कम से कम 1 बिलियन वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने में मदद करने के लिए ट्रैक पर थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफ्रीका के लिए 500 मिलियन से अधिक जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीकों का उत्पादन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को धन और विनिर्माण सहायता भी प्रदान कर रहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो। अगली न्यूज का टाइटल है नो न्यू कोल प्रोजेक्ट्स अब्रॉड शी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विदेश में कोई नई कोयला परियोजना नहीं, शी। चीन विदेशों में कोयला परियोजनाओं का वित्त पोषण बंद करेगा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री ने वादा किया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जलवायु संकट से लड़ने में मदद करने के प्रयासों में तेजी लाने की कसम खाई थी। चीन हरित और निम्न कार्बन ऊर्जा विकसित करने में अन्य विकासशील देशों के लिए समर्थन बढ़ाएगा और विदेशों में कोयले से चलने वाली नई बिजली परियोजनाओं का निर्माण नहीं करेगा, शी ने एक पूर्व रिकॉर्डेड पते में कहा। हमें कोविड के बाद के युग में नए विकास ड्राइवरों को बढ़ावा देना चाहिए और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए संयुक्त रूप से छलांग लगाना चाहिए, ऐसा शी ने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अब हम
चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट्स। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है स्टेबल ग्रोथ अक्रॉस रिलीजन्स। इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों में या संप्रदायों में किस हिसाब से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ग्राफ में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इन सभी धर्मों में किस हिसाब से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है, सभी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही नीचे चार्ट में आप देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर, इन सभी के बीच कब कब कैसे कैसे जनसंख्या में घटोतरी और बढ़ोतरी हुई है वो भी दिखाया गया है। और यहाँ भारत के मैप में जो चित्र बना है, इस चित्र में भी अलग अलग रंगों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो इसी के साथ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की सभी खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।